हालांकि वरुण ने अपने भाव अच्छी तरह छिपा लिए थे, लेकिन वहां मौजूद सभी, सिवाय चंद्रमोहन के, चालाक पुराने लोमट थे। सबने उसके हाव भाव से कुछ संकेत पकड़ ही लिए। रितेश ने हल्की सी मुस्कान दी, उसकी आंखों में प्रशंसा थी। उसने सोचा भी नहीं था कि इतनी कम उम्र में राघव इतना कुछ जानता होगा। पिल वैली के एक बड़े विशेषज्ञ जैसे व्यक्ति को संभालने की क्षमता उसमें है। रितेश बोला, राघव, यूं व्यर्थ की बातें मत करो। भाई वरुण तो यहां नेक इरादे से आए हैं, चीजें सुलझाने के लिए। उनका यह उपकार तो सूरज चांद को भी ढक सकता है। किसी भी हाल में शांति ही हम सबके लिए सबसे अच्छी है। अगर बड़ा मामला छोटा कर दे और फिर छोटे को मिटा दे तो ये कितना अद्भुत होगा। उसके शब्दों से एक छिपा संकेत सभी को मिला। तीनों किंग्स को ज्यादा हद से आगे नहीं बढ़ना चाहिए। आखिरकार इस समय राघव सही पक्ष पर खड़ा था और एक्सुएंशन दाओ सेक्ट उसे हर हाल में बचाएगा। असल में वह कहना चाहता था कि यदि वे नरमी दिखाए तो बातचीत से रास्ता निकल सकता है, लेकिन अगर अड़ गए तो यह मामला बड़ा विस्फोट बन सकता है। अगर वे एक्सुएंशन दाओ सेक्ट पर जोर डालेंगे तो एक्सुएंशन दाओ सेक्ट भी उन पर दबाव डाल सकता है। रितेश का आशय स्पष्ट था, सब मिलकर शांति से इस मामले को खत्म कर दे। राघव का यह पलटवार बेहद असरदार रहा। जिसे लेकर रितेश सबसे अधिक चिंतित था वह था वरुण, लेकिन अब राघव ने सीधे उसे पकड़ लिया था। वह और आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर सका और मामला संभालना आसान हो गया। इसके अलावा राघव का अनुमान भी बिल्कुल सही था। पिल वैली जैसी विशाल शक्ति के भीतर भी गुटबाजियां थी और हर किसी के प्रतिद्वंदी मौजूद थे। वरुण चुप्पी साध गया। ये उसकी पीछे हटने वाली मुद्रा थी। उसने पहले कभी किसी ऐसे इंसान को नहीं देखा था जैसे राघव। वो प्रैक्टिकली एक पागल था। पर सबसे डरावनी बात यह थी कि यह पागल व्यक्ति दिमाग का भी इस्तेमाल करना जानता था। राघव ऐसा व्यक्ति था जो कुछ भी करने की हिम्मत रखता था। जब तक पक्का भरोसा ना हो जाता कि वह उसे मार सकता, वरुण उसे उकसाना नहीं चाहता था। जैसे ही बाकी दोनों किंग्स ने देखा कि वरुण चुप हो गया है, उन्हें लगा कि अब हालात बिगड़ रहे हैं। एंशिएंट रेसेस का किंग बोला, चाहे सही कौन हो, गलत कौन, अगर परिणाम देखें तो हमारी एंशिएंट रेसेस को सबसे बड़ी हानि उठानी पड़ी है। भाई रितेश, क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमें इसकी कुछ व्याख्या चाहिए? वो राघव से सीधे बात नहीं करना चाहता था। उसने पहले ही राघव की जुबान की धार चख ली थी। उसकी एक लाइन ही उसे चुप करा देती। इसलिए उसने रितेश से बात की। वह अपनी एंशिएंट रेसेस का प्रतिनिधित्व कर रहा था। भले ही उनकी गलती रही हो, लेकिन उनके इतने डिसाइपल्स मारे गए, यह उनके पूरे समुदाय के मुंह पर तमाचा था। थोड़ी साख वापस पाना जरूरी था, वरना उनकी प्रतिष्ठा लुप्त हो जाती। एंशिएंट रेसेस और एंशिएंट फैमिली अलायंस के किंग्स अपने हायर अप्स के आदेश से आए थे। अगर इतनी बड़ी क्षति उठाने के बाद भी वे कुछ न कहते तो वे साधनासगत का उपहास बन जाते। रितेश ने सिर हिलाया। ये तो सही है। अगर घटनाक्रम को छोड़कर सिर्फ परिणाम देखें तो लगता है राघव कुछ ज्यादा आगे बढ़ गया। राघव कुछ कहने ही वाला था कि तभी प्रभा ने उसका गला पकड़कर मुंह पर हाथ रख दिया। उसे अब राघव से सचमुच डर लगने लगा था। रितेश ने ऐसा जताया मानो उसने कुछ देखा ही न हो और बात जारी रखी। लेकिन आखिरकार राघव अभी जवान है। वह बस शुरुआती बीसियों में है। उसका सही गलत समझने का ज्ञान अभी बन ही रहा है, इसलिए दोष उस पर नहीं दिया जा सकता। अगर किसी को दोष देना है तो हम जैसे बूढ़ों को देना चाहिए कि हमने अपने बच्चों को सही मार्गदर्शन नहीं दिया। वह आगे बोला, राघव, चाहे तुम्हारे कारण कुछ भी रहे हों, तुमने बहुत लोगों की हत्या की। ये गलत है, चाहे वह जायज रहा हो। इतनी संख्या में मारना कानूनी नहीं ठहराया जा सकता। शांति और सौहार्द के लिए कुछ उन स्पिरिट स्टोन्स इन्हें क्षमा याचना स्वरूप दे दो। तुम्हें इसे अपमान की तरह नहीं देखना चाहिए। ये सब लोग पद और प्रतिष्ठा वाले हैं और उन्हें अपनी इज्जत भी निभानी होती है। तुम जब बड़े हो जाओगे तो समझोगे। अब अच्छे बच्चे की तरह बात मान लो। रितेश की बात बेहद मुलायम थी, जैसे एक बच्चे को डांट फटकार प्रेम से समझाई जा रही हो। यही एक रास्ता था।
क्योंकि राघव पर जबरदस्ती का दबाव डालना उल्टा पड़ सकता था। तभी प्रभा ने उसका मुंह छोड़ दिया। उसकी प्रार्थनापूर्ण दृष्टि देखकर राघव ने गहरी सांस ली। ठीक है, हाथ तो पैर से नहीं लड़ सकता और आदमी भेड़ियों के झुंड से नहीं जीत सकता। संप्रदाय प्रमुख का मान रखते हुए मैं जो कुछ भी मेरे पास है सब निकाल लाता हूं। राघव के चेहरे पर दर्द और बेबसी की अभिव्यक्ति छा गई। तीनों किंग्स खुश हो गए। सब जानते थे कि इमेमोरियल पाथ में राघव का सामना आदिवासी अबोरिजिनल्स शक्तियों से हुआ था और निश्चित रूप से उन्होंने उसे बहुत से ह्यूमन स्पिरिट स्टोन्स दिए होंगे। और उनकी शक्ति का प्रमाण तो यह था कि सुरक्षा संरचना के लिए हजारों पत्थर पहले ही लगाए गए थे। धन्यवाद। सच तो यह है कि हम सब अपने हायर अप्स के आदेश से मजबूर यहां आए, वरना हम भी किसी बच्चे को परेशान करने के लिए अपनी साख क्यों बिगाड़ते। एंशिएंट फैमिली अलायंस का किंग बोला। बिल्कुल, हम भी मजबूर थे। हम सबकी कुछ हैसियत है, हमारी क्या इच्छा थी। खैर छोड़ो, एंशिएंट रेसेस का किंग बोला, लेकिन उसकी आंखों में चमक ने सब राज खोल दिए। वरुण भी नरम लहजे में बोला, अच्छे बच्चे, हम तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अगर भविष्य में तुम्हें मदद चाहिए तो पिल वैली को संदेश भेजना। मैं, वरुण, खुद आऊंगा। जब राघव ने कहा कि वह सब कुछ निकाल देगा तो कृष्णा का चेहरा बदल गया और वो कुछ कहने ही वाला था, लेकिन रितेश ने उसे नजर से रोका। लो, यह है मेरे पास की हर चीज। अब से हम सब मिलकर एकजुट हो सकते हैं और शांति से काम कर सकते हैं। राघव ने हाथ आगे बढ़ाया, उनकी बकवास की परवाह किए बिना। उसके चेहरे पर अभी भी दर्द की झलक थी, लेकिन जैसे ही तीनों किंग्स ने देखा कि राघव के हाथ में क्या है, उनकी तालियां और प्रशंसा अचानक रुक गई और उनके चेहरे पूरे बदल गए। क्या तुम हमें मूर्ख बना रहे हो? राघव के हाथ में चमकते हुए ह्यूमन स्पिरिट स्टोन्स थे। वे सचमुच असली ह्यूमन स्पिरिट स्टोन्स थे, क्योंकि उनमें से आध्यात्मिक ऊर्जा टपक रही थी। लेकिन उसके हाथ में सिर्फ 3 टुकड़े थे। हां, मात्र 3। तीनों किंग्स ने उसे घूरा। उनकी आंखों से मानो आग निकल रही थी। राघव के चेहरे की वह दर्द भरी अभिव्यक्ति और उनके अपने भीतर की खुशी याद करके अब उन 3 नगीनों ने उन्हें सीधे सीधे तमाचा मार दिया। किसे फुर्सत है तुम्हें धोखा देने की? बाकी सब मैंने रक्षात्मक संरचना में लगा दिए। अब मेरे पास सिर्फ यही 3 बचे हैं। यही मेरे व्यक्तिगत उपयोग के लिए शेष है। राघव ने गुस्से में कहा। तीनों को उसकी एक भी बात पर विश्वास नहीं हुआ। साफ था कि वह कंजूसी कर रहा है, मगर फिर भी वे लाचार थे, कुछ कर नहीं सकते थे। एंशिएंट फैमिली अलायंस का किंग बोला, अपनी स्पेशल रिंग दो, हम जांच करेंगे। अगर सचमुच और कुछ न हुआ तो हम चले जाएंगे। ये सुनकर राघव का चेहरा बदल गया और वह चिल्लाया, दफा हो जाओ। क्यों दूं मैं अपनी स्पेशल रिंग तुम्हें देखने के लिए? ये मेरी है। तीनों किंग्स को तुरंत यकीन हो गया कि उसके स्पेशल रिंग में ढेरों ह्यूमन स्पिरिट स्टोन्स होंगे। एंशिएंट रेसेस का किंग बोला, अगर तुम सच कह रहे हो तो स्पेशल रिंग दे दो। अगर सचमुच उसमें कुछ न निकला तो हम यहीं अभी चले जाएंगे। तुम लोग वाकई हद से आगे बढ़ रहे हो। वरुण, तुम क्या कहते हो? राघव ने मांग की। वरुण मुश्किल में पड़ गया। हालांकि वह राघव के ह्यूमन स्पिरिट स्टोन्स को पाने का लालच रखता था, पर उसे यह भी लगता था कि ऐसे पागल को चिढ़ाना समझदारी नहीं होगी। इस लाभ से शायद बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। फिर भी अंत में वह दोनों के साथ खड़ा हो गया और मुंह कड़ाकर बोला, राघव, तमाशा मत करो। हमारे जैसे प्रतिष्ठित लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश करना असभ्यता है। प्रभा के भीतर सोच उभरी। एक छोटा सा सी एक्सपांशन का लड़का एक किंग को यहां तक ले आया कि उसे ऐसे कमजोर शब्द बोलने पड़े। ऐसे हालात शायद केवल राघव ही बना सकता है। वरुण ने आगे कहा, लेकिन हम तुम्हें तंग नहीं करेंगे। तुमने मेरे 2 प्रिय शिष्यों को मार डाला और अनगिनत एंशिएंट रेसेस व एंशिएंट फैमिलीज के डिसाइपल्स मारे। ऐसा करो कि अपनी स्पेशल रिंग के आधे ह्यूमन स्पिरिट स्टोन्स हमें बांट दो। रितेश ने मन ही मन सिर हिलाया। वरुण पहले ही झुक चुका था। उसका अनुमान था कि यदि राघव रक्षा संरचना के लिए हजारों पत्थर जला सकता है तो उसके पास 10,000 के आसपास ह्यूमन स्पिरिट स्टोन्स तो होंगे ही।
उन्हें आधा बांटना कठिन होगा, लेकिन राघव ने सचमुच बहुत गड़बड़ की थी। यह मामला अगर इसी तरह निपट जाए तो यह सबसे अच्छा परिणाम होगा। ठीक है, ये तुम्हारे अपने शब्द हैं। लो। राघव ने झुंझलाकर अपनी स्पेशल रिंग उतारी और वरुण को दे दी। वरुण ने तुरंत अपनी दिव्य चेतना उसमें डाली और उसका चेहरा तुरंत ही भयानक कुरूप हो गया। यह स्पेशल रिंग बहुत मूल्यवान थी, ट्रेजर आइटम स्तर पर पहुंच चुकी थी। इसके भीतर का स्थान दर्जनों मील लंबा था। उसमें असंख्य ट्रेजर आइटम्स, औषधियां, कवच और पदार्थ भरे पड़े थे। और उसमें रखा था एक युवन स्पिरिट स्टोन। हां, मात्र एक। वो अकेला अलग थलग पड़ा हुआ चमचमा रहा था, मानो चुपचाप उनका मजाक उड़ा रहा हो। राघव ने तिरस्कार से कहा, तुम खुद ही कह रहे थे कि आधा ही लोगे। मेरी पूरी गिनती थी 4 पत्थरों की। संरचना बनाने के बाद बचे यही 4। उनमें से 3 पहले ही दे दिए। अब आधा बांटना है तो एक मुझे लौटाओ, ताकि मैं ठीक ठाक 2 युवन स्पिरिट स्टोन्स का खजाना बना सकूं। असल में राघव ने पहले से ही यह दृश्य सोच रखा था। उसके सारे असली खजाने प्राइमल केओस स्पेस में सुरक्षित थे। यह स्पेशल रिंग तो सिर्फ दूसरों के लिए चारा था। केवल एक सोच से वो स्पेशल रिंग और प्राइमल केओस स्पेस के बीच वस्तुएं अदल बदल सकता था। इस स्पेशल रिंग को असली दिखाने के लिए उसने कुछ ट्रेजर आइटम्स भर दिए थे। अधिकतर कबाड़ थे, टूटा फूटा सामान। इमेमोरियल पाथ की घटनाओं को देखते हुए इतना माल लूट के रूप में होना स्वाभाविक भी लगता। अगर उसमें कोई भी ट्रेजर आइटम न होता तो शक होता। जहां तक करप्ट पाथ से लड़ाई में मिली वास्तविक वस्तुओं की बात है, वह सब प्रभा को देकर छोड़ दी गई थी। किंग आइटम्स टूट चुके थे और बाकी सब उसने एक्सपेंशन दाओ सेक्ट को मजबूत करने के लिए उन्हें ही सौंप दिया। एंशिएंट रेसेस का किंग जब स्पेशल रिंग देखकर पागल हो उठा तो गरजा, मैं यकीन नहीं करता तुमने जरूर अपने किसी भरोसेमंद साथी के पास सारे युवन स्पिरिट स्टोन्स रख छोड़े हैं। राघव ने हंसते हुए जवाब दिया, मूर्ख, युवन स्पिरिट स्टोन्स तो धरती आकाश के सर्वोच्च आध्यात्मिक खजाने हैं। मेरे ट्रेजर क्लास स्पेशल रिंग में ही सिर्फ इतने शक्तिशाली पत्थरों को जैसे तैसे रखना संभव है। दूसरों के पास ऐसे उच्च स्तरीय छल्ले नहीं हैं। ये सुनकर उन्हें मानना पड़ा कि ये बात सच थी। मतलब यह कि राघव के पास यही एकमात्र स्पेशल रिंग है, तो अब वे लगभग खाली हाथ ही रह गए। ऊपर से उसकी आत्मविश्वास भरी मुद्रा देख लग रहा था कि उसे और जांच से कोई डर नहीं। और याद करते ही कि उसका बदला हुआ चेहरा सब झूठा दिखावा था, उन्हें एहसास हुआ कि वे पूरी तरह मूर्ख बने थे। वे पहले ही वचन दे चुके थे कि जांच के बाद अगर कुछ न मिला तो लौट जाएंगे। अब पलटना उनकी अपनी ही बदनामी होती। तुम में से कौन था जिसने कहा? राघव अभी अपनी बात आगे बढ़ाना ही चाहता था कि अचानक रितेश बोल पड़ा, राघव, अब तुम्हारे यहां रहने की जरूरत नहीं। हमारे दोनों अतिथियों को एक्सपेंशन दाओ सेक्ट का दृश्य दिखाओ। अपने सम्मानित अतिथियों की उपेक्षा मत करो। असल में रितेश समझ चुका था कि अगर राघव ने युवन स्पिरिट स्टोन्स निकालने का मन ही नहीं बनाया तो कोई उसे मजबूर नहीं कर सकता। इसलिए उसने सीधे ऐसे बर्ताव करना शुरू कर दिया मानो सचमुच राघव के पास अब और कुछ बचा ही नहीं। अब राघव को और यहां रखना व्यर्थ था। इस नटखट शिष्य को जितनी जल्दी हो सके बाहर भेज देना ही ठीक था। उसके चले जाने के बाद ही मामला आसानी से सुलझ सकता था। ठीक है, तो शिष्य अनुमति चाहता है। राघव ने हल्का सा झुककर रितेश को प्रणाम किया। आखिरकार उसे रितेश से कुछ बुरा अनुभव नहीं हुआ था। वह सम्मान के योग्य था। वाजिद और चंद्रमोहन इस तरह की सौदेबाजी से प्रसन्न नहीं थे। खासकर चंद्रमोहन तो खुलकर तिरस्कारपूर्ण हंसी हंस रहा था। फिर वे तीनों बाहर निकले। वाजिद बोला, राघव, तुम अभी वरिष्ठ भाई चंद्रमोहन के साथ रहो। असल में मैं न केवल तुमसे मिलने आया था, बल्कि लक्ष्मण को देखने भी। पहले मैं उससे मिलता हूं। जैसे ही वाजिद चला गया, चंद्रमोहन ने राघव के कंधे पर थपकी दी और हंसकर बोला, लड़के, तुझमें सचमुच हिम्मत है। मुझे तू पसंद है। चंद्रमोहन को राघव बेहद भाने लगा था। उसने हमेशा सोचा था कि सिर्फ हेवन स्प्लिटिंग बैटल सेक्ट ही ऐसे व्यक्ति गढ़ सकती है जो न स्वर्ग से डरे न धरती से। तीसरे अंकल,
इस बार आप आए हैं तो? राघव ने संकोच से पूछा। चल, कोई जगह ढूंढ कर बैठते हैं। राघव ने कभी नहीं सोचा था कि चंद्रमोहन एक्सपेंशन दाओ सेक्ट के बाहर एक सुनसान घाटी चुनेगा। रास्ते में उसे पता चला कि जब उसके ध्यान साधना से उसे जबरन उठाकर ये काम करने भेजा गया था, तो उसने झुंझलाकर अपने ही वरिष्ठ से लड़ाई कर दी। हार गया तो बेहद गुस्से में ही यहां आना पड़ा। हाँ, जब मैं यहां आया था तो गुस्से में था, लेकिन अब मैं बहुत खुश हूं। मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतने समझदार और परिपक्व होगे। चंद्रमोहन हंसा। तीसरे अंकल, आप इतने दूर सिर्फ इस छोटे शिष्य के लिए दौड़े चले आए। राघव आभारी हो उठा। उसे नहीं लगा था कि हेवन स्प्लिटिंग बैटल सेक्ट उसकी इतनी परवाह करेगी। ऐसी फिजूल बातें मत करो। ज्यूली सीक्रेट रियल्म का मामला अब बीत चुका है। हमारा हेवन स्प्लिटिंग बैटल सेक्ट अपने लोगों की रक्षा करता है, लेकिन यह भी व्यक्ति पर निर्भर करता है। हमारे शिष्यों में हिम्मत और साहस होना चाहिए। कोई लालची बदमाश जो दूसरों के साथ मिलकर सिर्फ लोभवश किसी को मारने के लिए षड्यंत्र करे, वो हमारा शिष्य कहलाने लायक ही नहीं। उसे मार देना ही अच्छा हुआ, नहीं तो भविष्य में वो संप्रदाय के लिए शर्मिंदगी ही लाता। उस छोटे शिष्य ने तुम्हें स्प्लिट द हेवंस का दूसरा रूप दिया था, और वह ये एहसान चुकाकर संप्रदाय में लौटा। जब वो लौट कर गया, संप्रदाय ने पाया कि तुम वास्तव में रिश्ते नातों की कद्र करने वाले लाल गर्म खून वाले इंसान हो। इसीलिए ये निर्णय लिया गया कि तुम्हें स्प्लिट द हेवंस सिखाने के लिए हम तुम पर कोई अपराध नहीं मानेंगे। और फिर तुमने उसके बाद से एक के बाद एक बड़े एक्सपर्ट्स को मार गिराया। उच्चाधिकारियों को यह सब देखकर संतोष हुआ, खासकर इमेमोरियल पाथ में जो कुछ तुमने किया उससे। सच्चाई यह है कि हेवन स्प्लिटिंग बैटल सेक्ट को तुम्हारे जैसे निडर प्रतिभाशाली योद्धाओं की आवश्यकता है। तुम्हारी मुसीबत खड़ी करने की आदत हमारे संप्रदाय के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। यहां तक कि बुजुर्ग ने खुद कहा कि भले ही तुम्हें औपचारिक रूप से हेवन स्प्लिटिंग बैटल सेक्ट में शामिल न किया गया हो, तुम फिर भी हमारे शिष्य माने जाओगे। चंद्रमोहन ने कहा। राघव सचमुच हैरान रह गया। हेवन स्प्लिटिंग बैटल सेक्ट ने इतना बड़ा दिल दिखाया कि अपने ही शिष्य के मारे जाने पर उससे बैर लेने के बजाय उसे अपना माना। चलो, अब यूं खड़े मत रहो, अपनी पूरी ताकत से स्प्लिट द हेवंस का दूसरा रूप प्रयोग करो। चंद्रमोहन ने कहा। पूरी ताकत से? क्यों? तुम डर रहे हो कि तुम मुझे मार दोगे? तुम्हारा वार जितना शक्तिशाली होगा उतना अच्छा होगा। अगर तुमने मुझे संतुष्ट कर दिया तो मैं तुम्हें एक बड़ा आश्चर्य दूंगा। राघव हंस पड़ा। वो किस बात का डर रहा था? सामने वाला किंग था, वो उसका क्या बिगाड़ सकता था? तो फिर ध्यान रखना। राघव ने गहरी सांस ली। ब्लड ड्रिंकर निकालते ही उसकी प्रचंड आभा आकाश चीरती निकल गई। आओ, मुझे निराश मत करना। उसके पीछे से दैवीय रिंग प्रकट हुआ। उसकी आंखों में 4 सितारे घूमने लगे और हरे स्केल उसका शरीर ढक गए। उसकी आभा लगातार बढ़ती गई। चारों दिशाओं में गड़गड़ाहट होने लगी। शाबाश लड़के, तुझमें कौशल है, चंद्रमोहन ने उत्साह से कहा। वह इसके प्रबल बल से नहीं, बल्कि उसकी आत्मा की गहराई से फूट रहे उस भयावह इच्छा शक्ति से प्रसन्न था। ये वही अदम्य इच्छा थी जो संसार को तोड़ने में सक्षम थी और स्प्लिट द हेवंस की भावना से पूरी तरह मेल खाती थी। राघव ने सिर्फ 4 स्टार बैटल आर्मोर ही नहीं बुलाया, बल्कि ग्रीन ड्रैगन बैटल आर्मोर भी प्रकट कर लिया था। उसकी शक्ति अपने सर्वोच्च शिखर पर पहुंच गई। बूम! चंद्रमोहन ने केवल एक मुक्का मारा और नंगी हथेली से ब्लड ड्रिंकर को रोक लिया। प्रचंड क्यूआई वेव ने राघव को दूर उड़ा दिया। ये किंग की शक्ति है। राघव स्तब्ध रह गया। उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उसकी बाहें टूटने ही वाली है। हालांकि उसे हमेशा ही किंग की शक्ति का उच्च आभास रहा था, लेकिन यह अंतर उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। चंद्रमोहन ने तो हथियार तक नहीं निकाला, सिर्फ नंगी हथेली से ही उसके सबसे शक्तिशाली वार का सामना करके उसे घायल कर दिया। शक्ति का अंतर स्वर्ग और पृथ्वी जैसा था। असल में राघव ने सोचा था कि ड्रैगन टाइगर हेवनली एक्सप्लोजन पिल खाने के बाद उसमें किंग से मुकाबला करने की क्षमता आ जाएगी, लेकिन चंद्रमोहन के एक ही घूंसे ने उसका ये आत्मविश्वास तोड़ दिया। तेरी बाहें टूटी नहीं। हाँ, तेरी शारीरिक ताकत वाकई मजबूत है।
चंद्रमोहन की आंखें चमक रही थी। वो राघव को गौर से देख रहा था। तीसरे अंकल की शक्ति वाकई अद्भुत है, मैं पूरी तरह आश्वस्त हूं, राघव ने ईमानदारी से कहा। चंद्रमोहन हंसकर बोला, हाँ, हतोत्साहित मत हो। असल में मेरे मुक्के में मेरी साधना शक्ति समाहित थी, उसमें प्रचंड स्पेशल पावर भी जुड़ा था। मुझे तो यह भी आश्चर्य है कि तेरी बाहें टूटी नहीं और तुझे खून भी नहीं उगलना पड़ा। मुझे निर्दयी मत समझना, लेकिन अगर मैं तेरी वास्तविक शक्ति की जांच न करता तो मैं तुझे स्प्लिट द हेवंस का चौथा रूप सिखाने की हिम्मत भी नहीं करता। चौथा रूप? राघव खुशी से खुला न समाया। उसकी साधना प्रहति के साथ स्प्लिट द हेवंस का दूसरा रूप अब उसकी शक्ति से पीछे छूट रहा था। चंद्रमोहन ने समझाया, तेरी शक्ति के हिसाब से तीसरा रूप सीखना कोई समस्या नहीं है, लेकिन चौथे रूप के लिए अभी भी तेरी क्षमता कम है। मैं खुद भी उसे बमुश्किल ही प्रयोग कर पाता हूं। हालांकि पता नहीं अगली बार तुझसे मुलाकात कब हो, इसलिए मैं मानता हूं कि तेरे इस मजबूत शरीर के बल पर तू 2-3 साल में चौथा रूप अवश्य सीख जाएगा। धन्यवाद तीसरे अंकल, चंद्रमोहन ने और कहा। असल में जो स्प्लिट द हेवंस तूने अभी तक सीखा है वो सिर्फ सतही रूप है। मेरा अनुमान है कि जो पहला रूप तुझे मिला था वो संभवतः किसी गद्दार डिसाइपल द्वारा चुरा कर ले जाया गया होगा। हमारे बहुत से डिसाइपल्स पहले रूप तक पहुंच सकते हैं, लेकिन असली सच्चाई तीसरा रूप सीखने के बाद ही सामने आती है, क्योंकि स्प्लिट द हेवंस हमारी सबसे महान तकनीक है। इसे सीख लेना इतना आसान कैसे हो सकता है? हालांकि तुझे क्यूआई सर्कुलेशन का हिस्सा मिल गया और तू उसका प्रयोग कर सकता है, लेकिन अब तक तू स्प्लिट द हेवंस का दैवी अर्थ, डिवाइन मीनिंग नहीं समझ पाया। लेकिन तू सचमुच प्रतिभाशाली है राघव। तुझे ये समझ है कि दूसरे रूप के लिए 18 बिंदुओं पर एक बार में पूरी क्यूआई घुमानी होती है, बीच में 9वें बिंदु पर रुकना नहीं। इसके अलावा तेरी इच्छा स्प्लिट द हेवंस की मूल भावना से मेल खाती है। इसी कारण तू बिना डिवाइन मीनिंग समझे भी इसका दूसरा रूप इतनी शक्ति से चला सका। ये असाधारण है, परंतु जितनी भीषण उसकी शक्ति हो, वह अब भी असली स्प्लिट द हेवंस नहीं है। आज मैं तुझे दिखाता हूं इसे सच्चाई से कैसे किया जाता है। इतना कहते ही चंद्रमोहन ने अपनी ब्रॉडस्वॉर्ड निकाली। दोनों हाथों से उसे थामे उसके पांव हल्के से फैल गए और एक अदृश्य क्यूआई करंट उसके चारों ओर बहने लगा। ध्यान से देख, मैं अपनी स्पिरिचुअल युवन को कैसे प्रवाहित करता हूं। चंद्रमोहन की आध्यात्मिक ऊर्जा धीरे धीरे बढ़ने लगी और राघव साफ महसूस कर पा रहा था कि वो किस दिशा में घूम रही है, बिल्कुल उसी तरह जैसे वो खुद घुमाता है। लेकिन जब उसकी स्पिरिचुअल युवन विशिष्ट एक्यूपंक्चर पॉइंट्स में पहुंची तो वहां हल्की सी रून चमक उठती। जब ये रून जल उठी तब उसकी स्पिरिचुअल युवन अचानक और भी प्रबल हो जाती। ये क्या है? राघव चौंक गया। चंद्रमोहन बोला, ये स्प्लिट द हेवंस की डिवाइन रून्स है। ये बिंदुओं के भीतर पोषित होती है, जैसे कि तेरे शरीर के भीतर योद्धा पल रहे हों, जो स्प्लिट द हेवंस प्रयोग करने पर पूरी ताकत से तेरा साथ देंगे। अब जरा ध्यान से देख। बूम! चंद्रमोहन की शक्ति विस्फोट कर उठी। उसकी स्पिरिचुअल युवन 18 एक्यूपंक्चर पॉइंट से होकर गुजरी और हर बिंदु पर उसकी शक्ति 18 गुना बढ़ गई। स्प्लिट द हेवंस दो! चंद्रमोहन ने तलवार उठाकर उसे राघव पर झटका। ब्रेक! राघव ने भीषण गर्जना की और स्प्लिट द हेवंस का दूसरा रूप उसने भी उसी समय छोड़ा। दोनों की चाल समान थी, लेकिन जब उसका हमला चंद्रमोहन की तलवार की छवि से टकराया तो राघव भयभीत रह गया। उसका वार पलक झपकते ही टूट गया। वह उल्का की तरह पीछे खैका गया और पीछे के पहाड़ को आर पार कर गया। उसके होठों से रक्त छलकने ही वाला था। यह हमला बहुत ही भयावह था। चंद्रमोहन बोला, यह वार मैंने सिर्फ सी एक्सपांशन वाले आधार, कल्टीवेशन बेस की शक्ति से छोड़ा था। अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि स्प्लिट द हेवंस हमारे हेवन स्प्लिटिंग बैटल सेट का अनमोल खजाना क्यों है। राघव ने मुंह के कोने से रक्त पोंछा और उसकी आंखों में एक दीवानगी सी चमक उठी। स्प्लिट द हेवंस इतना शक्तिशाली था जितना उसने सोचा भी न था। जितना ये बलवान था उतना ही उसके लिए रोमांचकारी। तीसरे अंकल, मुझे सिखाइए, राघव उत्साह से कांपती आवाज में बोला। चंद्रमोहन हंसा।
जरूर, लेकिन पहले कुछ बातें समझ लो। स्प्लिट द हेवंस सीख लेने के बाद ये किसी को तुम्हें सिखाना मना है। हाँ, वैसे भी ये व्यर्थ की चिंता होगी। तुम्हारे जैसे बलवान शरीर और हमारे संप्रदाय के अनोखे ग्रंथ के बिना इसे सीखने की कोशिश करने वाला सीधा खुद को मार डालेगा। उसने गंभीर होकर फिर कहा, और हाँ, हमारे बुजुर्ग ने मुझे कहा है कि तेरे रहस्यों में ताक झांक न करो। तो तू चाहे जो भी कला प्रयुक्त करे, संप्रदाय परवाह नहीं करेगा। बस एक बात, स्प्लिट द हेवंस किसी और को मत देना। दूसरी बात, तू भले अभी हेवन स्प्लिटिंग बैटल सेक्ट से औपचारिक रूप से न जुड़ा हो, पर तुझे हमारा शिष्य माना जाता है। हमारे शिष्यों को भाइयों जैसा एक होना चाहिए। आपस में झगड़ना न चलता है, मगर जानबूझकर अपने ही भाई को मार डालना महापाप है। मुझे तेरे चरित्र पर भरोसा है, मगर डर यही है कि कहीं आवेश में आकर तेरा नियंत्रण न खो जाए। तो सुन, अगर हमारे संप्रदाय के डिसाइपल्स किसी दिन तुझे चिढ़ाए तो पिटाई कर देना, मगर हत्या नहीं करनी। राघव ने सिर झुकाकर कहा, चिंता न करो तीसरे अंकल, मैं हेवन स्प्लिटिंग बैटल सेट के इस उपकार को कभी नहीं भूलूंगा। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो उपकार को भूल जाए। वह जानता था कि हेवन स्प्लिटिंग बैटल सेक्ट जैसे सीधे सादे योद्धा लोग एक्सपेंशन दाओ सेक्ट के पाखंडी लोगों से कहीं बेहतर थे। उसे लगा कि अभी तो वह एक्सपेंशन दाओ सेक्ट में है, तो वैसे भी हेवन स्प्लिटिंग बैटल सेक्ट के डिसाइपल्स के साथ सीधी मुलाकात की संभावना नहीं है। चंद्रमोहन ने झुंझला कर कहा, बहुत हो गई फालतू की बातें। खैर, मुझे तुझ पर भरोसा है। अपनी आत्मा खोल, मैं तुझे सिखाता हूं कि स्प्लिट द हेवंस की दिव्य रून, डिवाइन रून्स को कैसे संजोना और मजबूत करना है। 6 घंटे बाद राघव अपनी जबरदस्त आध्यात्मिक शक्ति, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के बावजूद चक्कर आने लगा। यह स्प्लिट द हेवंस का अत्यंत महत्वपूर्ण भाग था और चंद्रमोहन ने इसमें कोताही नहीं बरती। उसने न केवल उसकी जड़ों को सिखाया, बल्कि अपना अनुभव, सुझाव और कुछ निषेध भी बताए। इस उपकार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद तीसरे अंकल, चंद्रमोहन ने बीच में ही टोक दिया। उन मूर्खों की तरह मत बनना जो धन्यवाद की औपचारिकताएं करते हैं। हमारा संप्रदाय ऐसी छोटी बातों की परवाह नहीं करता। अगर कृतज्ञ होना है तो इसे दिल में याद रखो, जुबान से कहने का कोई मतलब नहीं। अब तूने जान लिया है कि स्प्लिट द हेवंस की डिवाइन रून्स को कैसे मजबूत करना है। ध्यान रखना, यह बेहद धीमी प्रक्रिया है। इसे स्थिरता से करते रहना। जब रून पर्याप्त शक्तिशाली हो जाएंगे, तब तू इसकी असली ताकत देखेगा। मैंने तुझे दूसरा ही नहीं, तीसरा और चौथा रूप भी दे दिया है। लेकिन याद रखना, तेरे इस शरीर के साथ जब तक तू फाउंडेशन फॉर्जिंग तक न पहुंच जाए, चौथा रूप किसी हालत में मत आजमा, वरना तेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। असल में स्प्लिट द हेवंस के लिए शारीरिक ताकत और ऊर्जा की मांग बहुत कठोर थी। हालांकि कल्टीवेशन बेस, आधार की अपेक्षाएं कम थी। जब चंद्रमोहन ने उसे यह सिखाया तो उसने उसके शरीर और नाड़ियों को परखा। उसे लगा कि राघव का शरीर उसकी उम्मीद से कहीं अधिक मजबूत है, लेकिन यही डर पैदा हुआ कि अगर उसकी जवानी और आवेश उसे उकसाए और वह चौथा रूप समय से पहले इस्तेमाल कर बैठा तो वह मारा जाएगा। चंद्रमोहन बोला, ठीक है, जो काम मुझे करना था मैं कर चुका, अब मैं चलूंगा। तीसरे अंकल, राघव उनसे बिछड़ना नहीं चाहता था। हालांकि चंद्रमोहन लापरवाह और उकटा सा लगता, लेकिन उसने सचमुच बुजुर्ग की तरह उसका ख्याल रखा था। राघव कृतज्ञता से भर गया। चंद्रमोहन हंसते हुए बोला, औरत की तरह मत रो। वही साहस जो तूने किंग्स के सामने हत्या करते समय दिखाया था, वही तुझे मर्द बनाता है। बुजुर्ग मुझे ज्यादा बोलना पसंद नहीं करते, पर मैं कुछ कहे बिना नहीं जा सकता। एक्सपेंशन दाओ सेक्ट के पाखंडी बूढ़े मुझे बेहद खटकते हैं। मुझे उनसे नफरत है। अगर कभी तुझे सताया जाए तो याद रखना, सेंट्रल प्लेन्स में हेवन स्प्लिटिंग बैटल सेक्ट को संदेश भेज देना। हम तेरी मदद करेंगे। ठीक है, अब सचमुच जा रहा हूं। इतना कहकर चंद्रमोहन जोर से हंसा और पैर पटका। वो उसकी आंखों से ओझल हो गया। वह जितनी अचानक आया था उतनी ही अचानक चला गया, लेकिन उसकी साफगोई और सीधी सच्ची प्रवृत्ति को राघव देर तक याद रखेगा। राघव ने जिस दिशा में वह गया
वहां नजर गड़ाए रखी। उसे मानो सपना लग रहा था। वह हेवन स्प्लिटिंग बैटल सेक्ट के इस उपकार से अभिभूत हो गया था। सोचा न था कि वे उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार करेंगे। मैं इस उपकार को जरूर याद रखूंगा और अवसर मिलते ही लौटा दूंगा। अरे, मैं तो उन्हें कुछ यून स्पिरिट स्टोन्स देना ही भूल गया। आखिरकार यून स्पिरिट स्टोन्स तो दुनिया की उत्पत्ति के समय की मौलिक ऊर्जा से बने थे। उस ऊर्जा का लाभ किंग्स को भी मिलता। हालांकि सबसे अधिक इनकी जरूरत सी एक्सपांशन और फाउंडेशन फॉर्जिंग स्तर के लिए होती थी, क्योंकि वे साधना को बहुत तेज करते थे। यही कारण था कि लोग इनके लिए पागल हो जाते थे। चंद्रमोहन जा चुका था। राघव ने खुद को संभाला और वापस एक्सपेंशन दाओ सेक्ट लौटा। वहां पहुंचा तो सामने अराजकता और गुस्से से भरी गर्जनाएं सुनाई दी। आवाजें उसके लिए जानी पहचानी थी। वो फौरन दौड़ पड़ा और देखा कि एक्सपेंशन प्लाजा डिसाइपल से भरा हुआ था। भीड़ को चीरता हुआ वो बीच तक पहुंचा। वहां उसने देखा अर्जुन और बाकी खड़े हैं। चारों ओर रितेश और किंग्स उन्हें घेर कर खड़े हैं और वरुण ड्रैगन ब्लड वॉरियर्स को कोस रहा था। राघव ने भौहें सिकोड़ी। जमीन पर नजर डालते ही उसे समझ आ गया कि मामला क्या है और उसके चेहरे पर एक अजीब मुस्कान तैर गई। राघव, क्या ये तुमने जानबूझकर किया? भीड़ को चीरकर आगे बढ़े ही थे कि वरुण गुस्से से दहाड़ पड़ा। उसके साथ आए पिल वैली के सारे युवा विशेषज्ञ जमीन पर पड़े थे। सबके चेहरे पिटाई से सूजे बिगड़े हुए थे। उनमें से एक तो दोनों टांगे तक गवा बैठा था। अर्जुन और बाकी लोग जैसे ही राघव को देखते हैं, थोड़ा झिमते हुए नजर आते हैं। अर्जुन बोला, बॉस, पहले तो इन्होंने ही आपको बार बार गालियां दी और उकसाया। बकवास, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। पिल वैली के वो डिसाइपल्स घबरा उठे। राघव को देखते ही उनके दिल कांप गए। अगर मान भी लेते कि उन्होंने उसका अपमान किया था तो जान से हाथ धो बैठते। भले उनका गुरु उनके पास खड़ा था, पर उन्हें उससे भी सुरक्षा का एहसास नहीं हो रहा था। आखिरकार दो डिसाइपल्स को तो राघव उसके सामने ही मार चुका था। अर्जुन ने पलट कर कहा, क्या तुमने अभी ये नहीं कहा था कि ड्रैगन ब्लड लीजन अभी भी असभ्य बर्बर लोगों का झुंड है? बॉस इसी ड्रैगन ब्लड लीजन के नेता है। पूरी लीजन का अपमान करोगे तो क्या वो बॉस का अपमान नहीं हुआ? यह सुनकर और जमीन पर पड़े डिसाइपल्स को देखकर राघव को मामला समझ आ गया। असल में अर्जुन कभी भी शांति से रहने वाला नहीं था। यदि वो दिन भर कोई एक्टिंग या दिखावा ना करे तो उसे चैन नहीं मिलता। दूसरी ओर पिल वैली के डिसाइपल्स बेहद घमंडी थे और दूसरों को तुच्छ समझते थे। ऐसे में दोनों के बीच टकराव होना लगभग तय था। असल में झगड़ा पिल वैली के डिसाइपल्स ने शुरू किया या फिर अर्जुन ने जानबूझकर उन्हें फंसाया, ये कहना मुश्किल था। लेकिन एक बात तय थी, अर्जुन चालाक कमीना था। जो हालत उसने इनकी बना दी थी, उसमें शिकायत के लिए कोई सबूत पीछे नहीं छोड़ा। राघव, अगर तुमने आज स्पष्टीकरण नहीं दिया तो मैं तुम्हें समाप्त कर दूंगा। वरुण गरज उठा। ईस्टर्न वेस्टलैंड की इस यात्रा में उसने न केवल अपने दो डिसाइपल्स खो दिए और बदला भी नहीं मिला, बल्कि बाकी डिसाइपल्स को भी अधमरी हालत में पिटवा दिया। उसकी सारी इज्जत मिट्टी में मिल गई थी। राघव ने भौहें चढ़ाई। अपनी उंगली मत तानो मेरी ओर। वरुण आगब बोला हो गया, लेकिन राघव के स्वभाव को ध्यान में रखकर उसने हाथ पीछे कर लिया और कहा, राघव, तुम्हें आज जवाब देना ही होगा। रितेश के पास बीच बचाव का कोई उचित अवसर नहीं था। अंदर ही अंदर उसने गहरी सांस ली। अभी अभी तो राघव के पिछले झंझट को बातचीत से सुलझाया गया था और वह तीनों को रवाना करने ही वाला था। तभी ये पीटे हुए डिसाइपल्स सामने आ गए। अब उसे सिरदर्द हो रहा था, लेकिन वह यह भी जानता था कि वरुण राघव को खुलकर कुछ कर नहीं सकता। बस चाहता था कि राघव सिर झुकाकर माफी मांग ले ताकि उसकी थोड़ी इज्जत वापस आ जाए। प्रभा दांत भींचकर गुस्सा पी रही थी। सब कुछ अभी सही सलामत सुलझ गया था और एक नया विवाद खड़ा हो गया। उसे झुंझलाकर लगा कि राघव का गला ही दबा दे। इस लड़के की मुसीबत खड़ी करने की क्षमता तो स्वर्ग से नीचे किसी की टक्कर की नहीं थी। क्या हुआ था? राघव ने वरुण को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया और सीधे अर्जुन से जमीन पर पड़े डिसाइपल्स की ओर इशारा करते हुए पूछा। अर्जुन ने निरापराध चेहरा बनाकर कहा,
बॉस, ये हमारे साथ बदतमीजी कर रहे थे। पहले तो हमने इन्हें अनदेखा कर दिया। आखिर आपने ही कहा है कि जब तक कोई उकसाए नहीं, बेकार टकराव ना करो, और अगर कोई भड़काए तो बस एक बार सह लो, लेकिन अगर फिर भी बार बार उकसाए तो जड़ से उखाड़ दो। तो जब ये बहुत अकड़ दिखा रहे थे तो हम चुपचाप उनके पोजर आज को गंभीरता से देखते रहे। बाद में इन्हें शेख ही बघारना ही काफी नहीं लगा, तो ये हमसे कहने लगे कि चलो थोड़े हाथ आजमा ले। मनोज ने साफ कह दिया, हमें इन बेकार चीजों का शौक नहीं, हम तो बस मारने में निपुण हैं, और बॉस हमें फालतू झगड़े करने ही नहीं देते। ये सुनते ही उनके मुंह लटक गए जैसे गधे की तरह और गालियां देने लगे। फिर ये भाई साहब आगे आ गया। अर्जुन ने उस डिसाइपल की ओर इशारा किया जिसकी बस ऊपर की देह बची थी। ये सचमुच तमाशा करने में माहिर थे। उनके शरीर से शोले उठ रहे थे, कभी कमल रूप लेते, कभी हथियार का आकार धारण करते। उनके ये रूपांतरण सच में अद्भुत थे। बॉस, आप जानते ही हैं, हम सब गरीब गांव के सीधे सादे लोग हैं। हमें असली दुनिया देखनी कहां नसीब हुई है। इनका ऐसा शानदार प्रदर्शन देखकर हमारे मन में कृतज्ञता उमड़ आई। आखिर नियम यही है, कोई कला दिखाई जाए तो शुल्क दिया जाता है, अगर न दे तो लोग हमें नीच समझते। मैंने जेब टटोली तो उसमें कुछ दर्जन कोल्ड कॉर्न्स थे। मैंने वो जमीन पर डाल दिए। हम गरीब सही, पर नियम समझते हैं। ऐसा अद्भुत शो देखकर कंजूसी करना ठीक नहीं। कृतज्ञता जतानी थी तो जताई। तब ये महाशय मेरी ओर झपटे और कहने लगे कि ये उनका अपमान है। सिद्धार्थ को ये बुरा लग गया तो उसने इसे हल्का सा सबक सिखा दिया। तब बाकी सब भी एकजुट होकर हम पर टूट पड़े, और नतीजा यही है जैसा आप देख रहे हैं। ये सब कहकर अर्जुन ने खुद को पीड़ित जैसा प्रस्तुत किया, मानो उसके साथ ही अन्याय हुआ हो। सभी डिसाइपल्स और किंग्स के चेहरों पर अजीब भाव थे। रितेश ने चालाक अर्जुन से नजर हटाकर राघव की ओर देखा और भीतर ही भीतर आह भरी। जैसा गुरु वैसा शिष्य, ऐसी ही परवरिश से राघव जैसे शिष्य ही नहीं, पूरी की पूरी ड्रैगन ब्लड लीजन बेकाबू स्वभाव की बन रही थी। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि अर्जुन और बाकी कितने शक्तिशाली हो चुके थे। पिल वैली के डिसाइपल्स सभी चौथी श्रेणी के सेलेस्टियल्स थे और देर से सी एक्सपांशन रियल में पहुंच चुके थे। फिर भी वे इतनी बुरी तरह पिट गए थे। असल में ये लोग इस तथ्य से अनजान थे कि पिल वैली के डिसाइपल्स राजकुमारों जैसी जिंदगी जीते थे। हमेशा उनकी चापलूसी होती रही थी। उनकी शक्ति उनकी साधना की तुलना में अत्यंत कमजोर थी। लेकिन ड्रैगन ब्लड लीजन, वो तो ऐसे योद्धा थे जो राघव के साथ चलते चलते लाशों के ढेर से निकलकर निखरे थे। भले सामान्य समय पर वे बहुत खतरनाक न दिखते हों, मगर जैसे ही युद्ध में उतरते उनका किलिंग इंटेंट किसी को भी कांपने पर मजबूर कर देता। उनकी नजर में तो पिल वैली के डिसाइपल्स महज अच्छे कपड़ों में लिपटे मोटे ताजे मेमने थे। दिखने में भले भयंकर लगते हो, मगर वास्तव में निकम्मे। फिर भी वरुण ने मुंह घुमाकर सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर कहा, मगर तुम्हें इतने निर्दयी होकर उन्हें मारना नहीं चाहिए था। यह सुन राघव का चेहरा अचानक कठोर हो गया। उसने सीधा अर्जुन को डांट लगाई, तुमने ये कैसी मुसीबत खड़ी कर दी। ये सुनकर अर्जुन और बाकी साथी हैरान रह गए। उन्हें समझ ही नहीं आया कि राघव अचानक इतना गुस्से में क्यों हो गया। क्या उन्होंने सचमुच कोई गलती कर दी थी? राघव गरज कर बोला, मैंने तुम्हें अब तक क्या सिखाया है? हमारा एक्सपेंशन दाओ सेक्ट ईस्टर्न वेस्टलैंड के राइटियस पाथ का अग्रणी है। हमें सबसे बड़ी मिसाल बनकर जीना है। लेकिन देखो तुम सबने क्या कर डाला। बताओ, तुम्हें यह शर्मनाक नहीं लगता? क्या मेरी सारी शिक्षा तुम्हारे कानों से हवा की तरह निकल गई? राघव की यह फटकार सुनकर वरुण का चेहरा कुछ सहज हुआ। यह पिल वैली के सामने सिर झुकाना माना जा सकता था। आखिर युवा डिसाइपल्स में झगड़ा हो जाना पिल वैली की प्रतिष्ठा को चोट नहीं पहुंचाता था। असल में वरुण के क्रोधित होने का कारण यह था कि वो अंदर ही अंदर अपने शिष्यों की मौत से भरा पड़ा था। उसने 2 प्रिय शिष्यों को खो दिया था और बदले में अपेक्षित लाभ भी नहीं मिला। उसकी प्रतिष्ठा गिर गई थी। ये कड़वाहट अब तक उसके भीतर सुलग रही थी।
और जब वह बाहर निकला और बाकी डिसाइपल्स को पिटता देखा तो उसका गुस्सा और भड़क गया। लेकिन अब जब राघव ओपनली अर्जुन और उसके साथियों को डांट रहा था तो उसका चेहरा शांत होने लगा। वरुण जानता था कि इसी मौके पर बात समेटना ठीक रहेगा। वह चाहता था कि अब रितेश कुछ छोटी सी सजा दे दे, जैसे कि एक दो बेंत जो दिखावटी हो, और बात यहीं खत्म। लेकिन फिर राघव की अगली बात सुनकर वो लगभग बेहोश होने ही वाला था। अर्जुन, तुम्हारे पास दिमाग तो है, मगर काम का कभी याद नहीं रहता। आजकल की तुम्हारी हालत देखकर लगता है कि अब तुम फिजूल खर्च भी बनने चले हो। याद है जब हम 108वें मठ में सिर्फ कुछ अंकों के लिए कड़ी मेहनत करते थे? उस समय तुमने एक साथ कितने दर्जन सोने के सिक्के यूं ही उड़ा दिए। तुम्हें पता है उतने पैसे जुटाने के लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है। मैंने कितनी बार कहा है, मितव्ययी रहना सीखो। किसी भी ताकत के लिए पैसा सबसे महत्वपूर्ण होता है। अर्जुन, तुम चाहे मेरे सबसे अच्छे भाई हो, लेकिन ये तुम्हारी गलती अक्षम्य है। अब मुझे निर्दयी होना पड़ेगा। राघव ने दांत भींचे। नहीं बॉस, कृपया मुझे एक और मौका दो। अर्जुन के चेहरे पर भय का भाव प्रकट हुआ और वो घुटनों के बल गिरकर राघव की टांग पकड़कर रोने लगा। सभी स्तब्ध रह गए। राघव अब करने क्या वाला था? क्या वो उसे मार डालेगा या फिर ड्रैगन ब्लड लीजन से बाहर निकाल देगा? बाकियों को समझ नहीं आया, मगर ड्रैगन ब्लड लीजन समझ गई थी। उन्हें मालूम था असल में क्या हो रहा है। सीमा ने गहरी सांस ली और सिर हिलाया। वहीं नेहा अपनी हंसी दबाने की कोशिश कर रही थी। राघव बोला, मैंने फैसला कर लिया है बॉस। नहीं, मैं भीख मांगता हूं। हमारे इतने वर्षों के साथ और मेरी वफादारी का ख्याल करो। प्लीज मत करो। देखो, ये सारे पैसे मैं अभी लौटाता हूं। ये लो, सब तुम्हें दे देता हूं। बस ऐसे दिखाओ जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अर्जुन ने घबराकर सारे सिक्के उठाए और दोनों हाथों में भरकर राघव को थमाने लगा। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थी। उसकी दयनीय हालत देखकर सबके दिल में हलचल हुई, लेकिन राघव तो भीतर ही भीतर झुंझला रहा था। ये क्या नाटक है? ये तो बस एक दिखावा था, और ये कमीना हद से ज्यादा ओवर एक्टिंग कर रहा था। राघव को तो गुस्से में हंसी आ जाती, इसलिए उसने उसकी ओर देखने से ही परहेज किया। दूर आसमान की ओर देखते हुए ठंडे भाव से बोला, नियम तो नियम होते हैं, उन्हें कोई नहीं बदल सकता, मैं भी नहीं। इसलिए मुझे ये करना ही होगा। सब लोग सांस रोककर खड़े हो गए। राघव ने अचानक अर्जुन की गर्दन पकड़ ली और गरज कर बोला, तेरी 1 साल की पूरी तनख्वाह जब्त, कटौती कर दूंगा। दिखावा करना पसंद है ना? पैसे उड़ाना अच्छा लगता है ना? तो अब 1 साल तक मेरे पास से एक ताबे का सिक्का मिलने की उम्मीद भी मत करना। उसकी आवाज पूरे प्लाजा में गूंज उठी और वहां खड़े सभी लोग पाषाण मूर्तियों की तरह जम गए। बॉस, नहीं, मेरे घर में इतनी सारी औरतें और इतने सारे बच्चे मेरा सहारा चाहते हैं। वे सब मेरी तनख्वाह पर जीते हैं। अर्जुन का चेहरा आंसुओं और बहती नाक से लथपथ था। बस बहुत हुआ। वरुण का गुस्से से खून खौलने लगा। उसके रोंगटे खड़े हो गए। ये लोग तो साफ साफ उसके साथ मजाक कर रहे थे। वह सोच रहा था कि राघव ने उसे थोड़ा सम्मान दिया है और उसी बहाने उसे शांति से उतरने का रास्ता मिल गया है, लेकिन यह तो पूरी तरह समय बर्बाद करना था। यह हद से ज्यादा हो गया था। कौन ऐसे लोगों से खेल खेलेगा? पहले इन्हें पीट पीट कर अधमरा कर दिया और अब चंद सोने के सिक्कों पर नौटंकी। वरुण को मजबूरन इसे खत्म करना पड़ा। वरुण क्रोध से दहाड़ा, राघव, मैंने सोने के सिक्कों के लिए तुमसे बहस नहीं की थी। नहीं की थी? अरे, पहले क्यों नहीं कहा? राघव ने चैन की सांस ली और अर्जुन से बोला, अच्छा, चूंकि ये लोग आगे नहीं बढ़ रहे तो मामला यहीं खत्म। मैं तेरी तनख्वाह अब्त नहीं करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद बॉस। अर्जुन का रोता झिंकता चेहरा पल भर में बदल गया। इतनी तेजी से उसका पुराना चालू स्वभाव लौट आया कि सब दंग रह गए। राघव, असली मुद्दे से बच नहीं सकते। मैं तो इस पर बात कर रहा था कि तेरे साथियों ने मेरे डिसाइपल्स को पीट डाला। वो, उसमें कोई गलत क्या था? राघव ने बेधड़क कहा। तू, कितनी बार कहूं,
अपनी उंगली मत तान मेरी ओर। क्या तू बुढ़ापे में सठिया गया है? राघव गुस्से से चिल्लाया। युवा आपस में अगर हाथ आजमा ले तो इसमें गलत क्या है? ऊपर से ये सब तेरे डिसाइपल्स की वजह से हुआ, फिर भी तू बिना शर्म हुए शिकायत कर रहा है। क्या मतलब? जब तू जीते तो हंसना ठीक है, पर हारते ही रोना शुरू। सिर्फ तुझे जीतने का हक है, बाकियों को नहीं। ये कैसी तर्कशास्त्र है? अगर तू इतना ढीठ है कि दूसरों के सामने अपनी पूंछ हिलाकर शो करता है, तो थप्पड़ खाने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। अगर तू अपनी पिछाड़ी सबको दिखाएगा, तो लात खाने के लिए भी तैयार रह। भीड़ से दबा कर हंसी फूट निकली। ये शब्द वाकई गहरे, संक्षिप्त और जोरदार थे। रितेश ने बीच बचाव किया। ठीक है, ठीक है, युवाओं की लड़ाई में बड़ों को दखल नहीं देना चाहिए। यही उनकी ऊर्जा है। जितनी जल्दी वे कड़वाहट झेलेंगे, भविष्य के लिए उतना अच्छा होगा। भाई वरुण, इसे यही रहने दो। तुम्हारे बड़े दिल के लिए यह सही नहीं होगा कि तुम बच्चों के साथ उलझो। उसे कोई विकल्प नजर नहीं आ रहा था। वो मजबूरी में वरुण को समझाने लगा। रितेश को मानना पड़ा कि राघव वाकई कमाल का था। चाहे उसकी युद्ध क्षमता हो, उसकी जुबान की धार हो, या मुसीबत पैदा करने की प्रतिभा, वो किसी से पीछे नहीं था। असल में नियम के अनुसार तो उसे अपने डीआई आईपीएस को डांटना चाहिए था ताकि गेस्ट को सम्मान मिले, मगर राघव के स्वभाव के सामने वह सहज नहीं था। इसलिए उसने वरुण को समझाना बेहतर समझा। अब एक बड़ा किंग एक बच्चे के साथ बहस कर रहा है और जीत भी नहीं पा रहा, तो ये तो और भी बेइज्जती थी। और अगर रितेश यहां न भी होता, तो भी राघव के पास चंद्रमोहन और वाजिद जैसे पैरोकार थे। तो वरुण में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसके एक बाल को भी छू सके। यही वजह थी कि रितेश को लगा कि वरुण का आगे उलझना मूर्खता ही है। वरुण आखिरकार दांत भींच कर बोला, ठीक है राघव, देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन साफ था कि पिल वैली से आने वाला इतना अहंकारी व्यक्ति इतनी आसानी से बात नहीं भूल सकता। भले उसने इसे छोड़ दिया हो, लेकिन उसकी आंखों में आग अब भी जल रही थी। उसी समय भीड़ चीरकर कोई आगे आया। वह था लक्ष्मण। वो राघव से बोला, बॉस, संप्रदाय प्रमुख वाजिद जा चुके हैं। उन्होंने मुझे ये देने को कहा है और कहा है कि आप सावधान रहें। सभी ने देखा कि लक्ष्मण के हाथ में क्या है, और वरुण वहीं सन्न खड़ा रह गया। ये तो ब्लडकिल हॉल का किंग है। वो एक इंसान का कटा हुआ सिर था, जिस पर एक भयानक मुखौटा चढ़ा था। असली चेहरा तो छिपा हुआ था, लेकिन उससे निकलने वाली भयानक दमनकारी आभा ने एक्सपेंशन दाओ सेक्ट के सभी डिसाइपल्स को कांपने पर मजबूर कर दिया। ये एक स्तरीय हत्यारे का सिर था। रितेश, वरुण और बाकी सभी किंग्स भी स्तब्ध रह गए। वो कोई सामान्य किंग नहीं, बल्कि एक भयानक हत्यारा किंग था। उसका मुखौटा उसकी पहचान का संकेत था। यह ब्लडकिल हॉल की विशेष निशानी थी। सिर्फ यह सोचकर ही कि कोई किंग लेवल असैसिन आया था, सारे किंग्स की रूह कांप गई। असल में पेशेवर हत्यारे सबसे खतरनाक होते थे, चाहे उनकी युद्ध शक्ति सीधे मुकाबले में कम क्यों न हो। मगर पास जाकर वे 1000 तरीके जानते थे तुम्हें मारने के। अपने ही स्तर पर किसी की हत्या करना उनके लिए बच्चों का खेल था। इसी कारण सारे किंग्स इतने भयभीत हो रहे थे। लेकिन ब्लडकिल हॉल का एक किंग यहां क्यों आया था?